नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दागल। किसान मित्रों, माफी चाहूंगा, काफी लंबे समय से बेसल डोज के बाद में लहसुन के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ व्यस्तता के कारण। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ किसान मित्रों के सवाल जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रेगुलर वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस बार मैंने रियावन अपने गांव में, अपने खेतों में लहसुन नहीं लगाई, सारी लहसुन बाहर है। इस वजह से थोड़े जो वीडियोज है वो थोड़े टाइमली आगे पीछे हो सकते हैं। खेत पे जाने का जब मौका मिलेगा और कोशिश करूंगा कि नॉर्मली जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे भी आपको वीडियो बनाकर दिखा पाऊं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो किसान मित्रों का सवाल है, अब मैंने तो लहसुन किसान मित्रों 21-22 अक्टूबर के आसपास लगाई है, पीने में लगभग 24 अक्टूबर के आसपास की हो चुकी है। तो अभी वहां पर दूसरी पिलाई चल रही है। अभी किस किसान मित्रों के यहाँ पर लहसुन आगे की है तो उनके यहाँ पर तीसरी पिलाई होने वाली है। तो कुछ किसान मित्रों के सवाल है कि आखिरकार तीसरी पिलाई के अंदर क्या दे। और एक सवाल और किसान मित्रों का है कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, ग्रोथ क्यों लहसुन की नहीं आ रही है। दूसरी चीज, तीसरी पिलाई में कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला जाए, ये सब काफी सारे किसान मित्रों का सवाल है। तो उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और सेपरेट वीडियो माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर भी हम बनाएंगे, माइक्रोराइजा क्या है उसके ऊपर भी बनाएंगे। बहुत सारी जो एफएमसी पिक्सल है वो हमें कब उपयोग करना चाहिए वो भी हम आपको इस आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम बताने वाले हैं। रेगुलर एक दो वीडियो आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसान मित्रों, ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। जिन किसान मित्रों ने अर्ली वाली लहसुन लगा रखी है, चाहे वो ऊटी हो चाहे वो देसी हो, उनके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं है, नीचे के पत्ते हल्के पीले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात अगर देखा जाए तो ऊटी जो लहसुन जिन किसान मित्रों ने लगा रखी है, मेरे यहाँ पर भी हल्के पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीजन है किसान मित्रों, जब शुरुआत में हमने जब लहसुन लगाई थी उस समय पर तेज बारिश हो गई। बारिश का जो दौर वो लगभग 8-10 दिन चला। उस दौरान ज्यादा पानी की वजह से वो जो पौधे हैं वो स्ट्रेस या तनाव में आ गए। स्ट्रेस के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कितने प्रकार के स्ट्रेस होती है, कितना ज्यादा नुकसान होता है, सारी चीजें। तो दोस्तों, एक ज्यादा बारिश जो है, ज्यादा पानी का एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। पौधा जो है वो तनाव में आता है, चाहे वो कम पानी देंगे तब भी तनाव में आएगा, ज्यादा पानी देंगे तब भी तनाव में आएगा। तो इस वजह से पौधा स्ट्रेस में था। सेकंड टाइम वापस हो जाने के बाद में आपने एक दौर और देखा होगा, बहुत भरसक गर्मी वाला दौर। दिन में तापमान जो था वो 30-31 डिग्री, 32 डिग्री, कहीं कहीं पर 35 डिग्री का बीच का तापमान था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। सुबह शाम हल्की फुल्का ठंडा माहौल था, पर वैसा माहौल नहीं था जैसा रहना चाहिए। दोस्तों, लहसुन जो है तो वो गर्मी की वजह से तनाव में थी। दिन भर में आपने देखा होगा पत्ते सुबह शाम ठीक दिखते थे, दिन में ऐसे लटकाए हुए, ऐसे इंद्रधनुष की तरह पत्ते लटके हुए पड़े रहते थे। ये काफी सारे किसान मित्रों ने फेस किया होगा। उसके पीछे का भी यही कारण है कि पौधे जो है वो ज्यादा गर्मी की वजह से तनाव में आ रहे थे। मतलब गर्मी भी तनाव का कारण होती है। और अगर किसी पौधे के अंदर तनाव अगर 5 दिन 10 दिन भी आता है तो हमारे उत्पादन में कहीं ना कहीं घाटा होता है। दोस्तों, सेपरेट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि तनाव कैसे दूर किया जा सकता है। सारी चीजें तो तनाव में थे। अब आप देख रहे हैं कि दिन का तापमान जो है वो हल्का ठंडा होने लगा है। मैंने भी स्वेटर पहना है, समझिए सुबह शाम हल्की ठंड गिर रही है और दिन में भी तापमान अब कुछ हद तक सीमित है। अगर दोस्तों लहसुन जो है वो गर्मी में हो पाती या फिर बारिश में हो पाती तो क्यों किसान मित्र इसको बरसात में नहीं लगाते, क्यों इसको गर्मी में नहीं लगाते, क्यों मार्च आते आते हमारी जो लहसुन है वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमेशा लहसुन जो है वो ठंड में लगती है। इस वजह से इसको ठंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेम चीज अगर गेहूं अगर बरसात में लगता तो गेहूं की खेती किसान बरसात में करते ना। हर फसल का एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होता है और ये जरूरी नहीं है कि हर फसल को उसके मुताबिक जो तापमान है वो मिले। इसकी वजह से जो हमारे पौधे थे वो तनाव में थे और अब धीरे धीरे सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, ठंड आने लगी है तो अपने आप आपने देखा होगा पौधों के अंदर ग्रोथ आ रही है, नॉर्मल ग्रोथ आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल जो हम अक्टूबर के बाद में जो लहसुन हमने लगाई है अक्टूबर में वैसी ग्रोथ आएगी। वैसी ग्रोथ तो उनमें अर्ली वाली लहसुन में संभव नहीं है और उतना उत्पादन भी नहीं निकलेगा, किसी के यहाँ पे भी नहीं निकलेगा। रीजन है कि पौधे जो है वो तनाव से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज, ग्रोथ इसलिए भी नहीं है क्योंकि उस समय पर ज्यादा बारिश हुई और उस समय पर जो पौधे जो हैं उनके अंदर फफूंद आ गई। अब वो फफूंद बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, जड़ के अंदर कीड़े अलग लग रहे हैं। समस्या तो काफी है। तो समस्या काफी है तो धीरे धीरे आप चीजें उनको रिकवर करिए। अगर आपके यहाँ पर फफूंद आपको लग रहा है, आप उखाड़े तो आप अगर फफूंद आपको दिख रही है तो आप थाइफेनोड मिथाइल 70% WP, अगर ब्रांड वाइज में बात करूं तो बायोस्टेट कंपनी का रोको जो आता है, रोको एक अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। वो आप 250 ग्राम 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उसको पानी के साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। स्प्रे नहीं करना है आपको, ड्रेंचिंग करना है, मतलब बूंद बूंद के माध्यम से आप ड्रेंचिंग करिए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, एक चीज और, वो एक प्रकार का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, वो आपकी पौधों की जड़ों से होते हुए पूरे पौधे के अंदर फैलेगा तो वो अच्छे से रिजल्ट आपको देगा।
और अगर आपके यहाँ पर कीड़े वगैरह की समस्या है, जड़ के अंदर कीड़े लग रहा है, बल्ब मैगट लग रहा है, साइड में अगर आपने देखा होगा अभी ऊटी लहसुन के अंदर मेनली एक प्रॉब्लम है कि जो पौधा है उसका जो गांठ है वो गांठ के साइड में, जैसा कि आप वीडियो में साइड में देख पा रहे हैं, ऐसी समस्या आ रही है। मतलब जहां से जड़ की शुरुआत होती है वहां पे एक छोटा सा छेद है और जहां से छेद हो रहा है वो उधर साइड पौधा ऐसे झुक जा रहा है। अगर उसका टर्मिनोलॉजी क्या नाम, एग्जैक्ट नाम उसको कह सकते हैं, पर हम कह सकते हैं इसको बल्ब मैगट। मैंने इंटरनेट पे देखा, इसको बल्ब मैगट के नाम से इसको स्पेसिफाई किया है। और वो जो कीड़ा है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। पौधा जहां पर एक नीचे, अगर आप पौधे को उखाड़ कर देख रहे हैं तो वहां पर एक छोटा सा छेद है और जिस साइड छेद है उस साइड पौधा झुका हुआ है और धीरे धीरे जो है वो पौधा मर जाता है। दोस्तों ये जो डैमेज है, ये डैमेज आज से 15 दिन पहले हो चुका होता है और जब तक हमें डैमेज दिखता है, मतलब 15 दिन पहले उस कीड़े ने नुकसान कर दिया और जब तक डैमेज हमें दिखा लगभग 10 से 12-15 दिन बीत चुके होते हैं, बाद में हमें डैमेज दिखता है। पिछले वर्ष किसान मित्रों मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया था और मैंने अपना जो अनुभव है कुछ कृषि वैज्ञानिकों के साथ में भी शेयर किया था। दोस्तों मैंने यहाँ पर येलो स्टिक ही, जैसे कि पिछले वर्ष के खेत के वीडियो में आपको बता रहा हूँ, येलो स्टिक और ब्लू स्टिक मैंने यहाँ पर लगाए थे। दोस्तों ये जो कीड़ा है, ये जो हमारा वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर कम सड़ा हुआ पदार्थ जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो पड़ा रहता है, उसको खाने के लिए एक मक्खी होती है, वो अंदर तक जाती है और वो अंडे देकर इसको, जो उसका लार्वा है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। पिछले वर्ष के कुछ वीडियोस जो है उसमें आपको मक्खी भी देखने को मिल जाएगी। ये मैंने अपने खेत के अंदर ऊटी के अंदर लगाए थे, वहां पे ये बहुत ज्यादा समस्या फेस करने को मिली थी। दोस्तों आप येलो स्टिक भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और रही बात तनाव की, तो तनाव में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट का कॉम्बिनेशन उपयोग करें, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का, तो उससे हमारा जो पौधा है वो बाहरी रूप से, अब तो जल्दी वाली जो ऊटी लहसुन है वो ये कह सकते हैं कि अब तो दवाई सहन करने लायक हो गई होगी। काफी सारे किसान मित्रों ने वहां पर स्प्रे भी कर दिए होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेबुकोनाजोल के साथ में और भी कोई कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट वाला लीजिए, वो आप स्प्रे करिए। एक अच्छा वाला टॉनिक वहां पर स्प्रे करिए, जैसे कि अगर हम देखें तो जिसमें आपको कोरोमंडल का जो फेंटेक आता है, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो आप वो उपयोग कर सकते हैं। ओमेक्स कंपनी का जो बायो 20 या बायो 20 गोल्ड के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं, वो आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इंसेक्टिसाइड नॉर्मल, हल्के से हल्का। दोस्तों बात रहे, याद रहे कि हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़नी है। मतलब एक बार में इतना हाई पिप्रोनिल 40-40, पिप्रोनिल प्लस एमिडा 40-40 आपको उपयोग नहीं करना है। मतलब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ना है। बहुत सारे किसान मित्र एक एग्जांपल के हिसाब से समझे कि इनिशियल स्टेज पे जब एजिथ्रोमाइसिन आई थी, तो एक गोली के अंदर जब हम एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, जब हम उसको एक गोली खाते थे तो हमारा सर्दी खांसी गायब हो जाता था। अब 6-6 गोलियां खा जाते हैं, उसके बाद भी हमारा सर्दी खांसी गायब नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई ड्रग है और उसके प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे चीजें उपयोग करनी है। मतलब बेसिक से शुरुआत करें, उससे थोड़ा अपर लेवल का, उससे थोड़ा अपर लेवल का, ऐसे ऐसे करके आप ऊपर चढ़े। मतलब स्टेप बाय स्टेप में आगे मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि बेसिक में कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है, उससे अपर वाला कौन सा है, सारी चीजें। तो आप एक टेबुकोनाजोल का जरूर प्रयोग करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाहर का ही एंट्राकोल के नाम से, प्रोपिनेप 70 के नाम से एक टेक्निकल आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि जो पौधे हैं वो हमारे ज्यादा समय के लिए तनाव में नहीं रहने चाहिए। तो ये ऊटी लहसुन में अगर आप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ चाहते हैं तो आप ये चीजें उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह आप दे सकते हैं। जड़ का विकास नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत ह्यूमिक अगर आप पानी के साथ में टपका सकते हैं। आप एफएमसी का पिक्सल चला सकते हैं, उसमें आपको फुलविक एसिड प्लस ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रोथ आती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा अपने आप लहसुन की जो ग्रोथ है वो आने लगेगी, चाहे वो देसी हो, सारी चीजें हो। अब करते हैं बात किसान मित्रों की तीसरी पिलाई के हमें क्या देना चाहिए। तो दोस्तों हमने बेसल डोज में लगभग पोटाश, जिंक कोटेड एसएसपी, जिसमें जिंक भी आ गया है, सल्फर भी आ गया है, और हमने एनपीके पूरा उपयोग किया है। तो दोस्तों अभी तीसरी पिलाई में जब हमारी लहसुन ज्यादा, ये कह सकते हैं कि ज्यादा अभी ग्रोथ नहीं आई है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तीसरी पिलाई में बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। अब चौथी पिलाई तक थोड़ा सा ये करिए, क्योंकि ज्यादा खाद का प्रयोग भी आपके पौधों को तनाव में डाल सकता है। आप डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो तीसरी पिलाई में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके यहाँ पर तीसरी पिलाई में अगर आप निंदाई कर रहे हैं, मतलब खरपतवार निकलवा रहे हैं, तो आप वहां पर कोई भी जो कॉम्बो किट आती है, कॉम्बो किट मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली जो कॉम्बो किट आती है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये कह सकते हैं कि हम जैसे कि हम दाल बना रहे हैं, दाल में बहुत सारी चीजें डलती हैं, चाहे वो
प्याज की बात करें, हरी मिर्ची की बात करें, धनिया की बात करें, लहसुन की बात करें, मसाले में अगर हम जाएंगे तो नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा, बहुत सारी राई वगैरह सबकी चीजें होती है और सबकी एक सीमित मात्रा होती है। मतलब दाल बनाने में अगर आप नमक ज्यादा डाल देते हैं तब भी हमारा जो दाल है वो खाने लायक नहीं बचती है। अगर हम नमक डालना भूल जाते हैं तब भी दाल जो है वो बिल्कुल टेस्टी, वो भी यूजलेस है, वो टेस्टी नहीं आता है। तो ऐसे हर चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे माइक्रोन्यूट्रेंट हो, मेन माइक्रोन्यूट्रेंट हो, सेकेंडरी न्यूट्रेंट हो, या बिल्कुल जो न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रेंट जो आते हैं, इन इसके न्यूट्रिएंट के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा सेपरेशन की प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। हर चीज का अलग अलग रोल है और माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग जो है वो हमारे पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अभी ये कह सकते हैं कि यार वो पौधों को क्या चाहिए और वो उस समय पर उपलब्ध नहीं है तो पौधा लेगा क्या, और धीरे धीरे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी जमीन के अंदर खत्म होते जा रहे हैं। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बो किट आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो आप खाद, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो बहुत कम आता है, उसके लिए आप साथ में क्या लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएपी जो आता है 1846 या फिर 123216 के साथ में आप उपयोग कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपका थोड़ा फैल जाएगा। और दोस्तों रही बात माइक्रोराइजा की, तो माइक्रोराइजा अगर आप, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो तो मैं बनाऊंगा, माइक्रोराइजा अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, माइक्रोराइजा को आप जो फंगीसाइड जो आता है उसके साथ में आप उपयोग ना करें। मतलब फंगीसाइड, ये कह सकते हैं कि फंगीसाइड दोनों के बीच में लड़ाई है। अगर एक देखा जाए तो माइक्रोराइजा जो है ना वो एक प्रकार की फंगस है, एक फैन फंगस है। इसका कैसे कार्य करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, पर ये एक प्रकार की फफूंद है और फफूंद जड़ के साथ में मिलकर पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराती है और जड़ से शक्कर या शुगर लेती है। तो उसको बदले में कुछ, मतलब दोनों में वस्तु विनिमय वाला, एक विनिमय वाला सिस्टम है, एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना। अब पौधे की जड़ें हर जगह तो नहीं पहुंच पाती और वहां पर माइक्रोराइजा का जो जाल है, जो तंतु जड़ें हैं, एक फंगस जो है वो वहां से न्यूट्रिएंट खींच के लाती है और जड़ को देती है, तो वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली किट की, तो कौन सी बेस्ट रहेगी। तो मार्केट में हर एक कंपनी की एक किट आ चुकी है। हर कंपनी की, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, अलग, कोई न्यूट्री किट के नाम से आ रहा है, कोई फर्टी किट के नाम से आ रहा है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं मैं कौन सी उपयोग करता हूं, तो मैंने पिछली बार ओमेक्स का अल्बर्ट सॉल्यूशन के नाम से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की किट आती है, छोटे छोटे दानेदार, काफी सारे किसान मित्रों ने उपयोग भी करी थी, वो आप उपयोग कर सकते हैं। वो शानदार है, अच्छे रिजल्ट उसके मिले थे मुझे और उसकी उपलब्धता भी हमारे क्षेत्र में है, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट मिले। अब कुछ किसान मित्र कहेंगे कि यार अच्छे रिजल्ट कैसे मिले, मुझे तो पौधा मोटा नहीं दिखा। तो दोस्तों बादाम खाने से पेट नहीं भरता, ये कह सकते हैं बादाम खाने से पेट नहीं भरता, खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा, पर बादाम खाने से हमें ऐसी क्षमता मिलती है कि मतलब थोड़ी ताकत आ जाती है। सेम ऐसा ही है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जो हमें फर्क पौधे की मोटाई में या फिर कलर में पता नहीं लगता, हमारी लहसुन की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने 3 किलो बीघे का डाला और हम सोच रहे कि पौधा मोटा हो जाएगा, तो संभव नहीं है भैया। उसमें अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का अलग अलग काम है। अगर आपको पौधे का तना बनाना है या फिर कलर चाहिए तो आप नाइट्रोजन डालिए, नाइट्रोजन आपका डाला हो तुरंत कलर दिखाएगा। हर चीज का अलग अलग काम होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगले, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।